नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सपा एमएलसी के निधन पर अखिलेश ने दी श्रद्धांजलि, कहा एक समर्पित समाजवादी को खो दिया है। सामाजिक विनिकी द्वारा योगी सरकार के आदेशों की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। युवती के साथ में होमगार्ड जवान को ग्रामीणों ने पकड़कर की पिटाई। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी आरएसएस यादव का लखनऊ के पीजीआई में निधन हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा एमएलसी के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट करके लिखा कि सपा के वरिष्ठ नेता एमएलसी व पार्टी कार्यालय के प्रभारी श्री आरएसएस यादव जी के कोरोना से निधन पर हम सब समस्त हैं। प्रदेश में एक समर्पित समाजवादी को खो दिया है। उनको भावनापूर्ण नमन एवं श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि पिछले कई आरएसएस यादव कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद में उनका इलाज पीजीआई के कोविड वार्ड में चल रहा था। उन्होंने रात 12 बजे आखिरी सांस ली। आरएसएस यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सलाहकार में शुमार थे। वे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी काम कर चुके थे। इतना ही नहीं, सपा ऑफिस की कमान पर आरएसएस यादव भी संभालते थे। वे अखिलेश के खास लोगों में से एक थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सलाहकारों में से एक आरएसएस यादव पहले कॉर्पोरेटिव बैंक में नौकरी किया करते थे। उसी दौरान वो मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए। मुलायम सिंह यादव ने 1989 में जब उनकी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरएसएस को अपना विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी बनाया था। तो वहीं चंदौली के मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने चंदौसी में हुए मैकेनिक हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनोद मृतक का साथी था। मृतक के पास से इस हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे की रॉड, चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपी ने जनरेटर चोरी करने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। 31 अगस्त की सुबह मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी कोयला मंडी के पास में एक ट्रक गैरेज में युवक का शव मिला था। शव की पहचान नई बस्ती निवासी आमिर के रूप में हुई है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। हत्या की खबर के बाद में मुगलसराय कोतवाली पुलिस व आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने हत्या की जांच में जुट गई है। वारदात के बाद से ही मृतक के साथी गैराज में काम करने वाले युवक विनोद विश्वकर्मा गायब था। पुलिस विनोद की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाराणसी के चौबेपुर इलाके से विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त विनोद ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि जनरेटर चोरी के लिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना से पहले विनोद ने शराब पी रखी थी। इसके बाद में दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और फिर सोने चले गए। इसके बाद में विनोद ने मन में जनरेटर चोरी की बात आई और उसके पास से रखे रॉड से एक के बाद एक कई हमला कर आमिर को मौत के घाट उतार दिया। पकड़े जाने के डर से वह मृतक की बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गया। क्या है मामला? ये 31/8/20 की प्रातः जो है मेहदी बॉडी मेकर के वर्कशॉप में एक आमिर नामक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी की विवेचना के दौरान उसी गैरेज में काम करने वाले एक लड़के विनोद उर्फ विनीत विश्वकर्मा द्वारा 30 तारीख की रात में गैराज में लगे जनरेटर को चोरी करने के लिए इस आमिर की हत्या कर दी गई थी। और आमिर की हत्या वहीं गैरेज में मौजूद एक लोहे के एंगल से 4 बार उसके सर पे मार के की गई थी। उसके बाद वो फरार हो गया था और विवेचना के दौरान पकड़ा गया है, तो उसने सारी चीज़ें बताई हैं। तो वहीं रायबरेली में लगातार बढ़ रहे अपराधों से हलाकन खाकी के ऑपरेशन दस्तक 3 अभियान चलाकर जिले में 69 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में 5 इनामी बदमाश और 3 जनगणना अपराधों में शामिल वांछित के अलावा दर्जनों की संख्या में वांछित व वारंटी विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस अभियान में 30 घंटे में पुलिस ने 69 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में सोमवार को 5 दर्जन से अधिक इनामी वांछित व वारंटी अपराधियों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। इन सभी को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से ऑपरेशन दस्तक पार्ट
3 के तहत बीते 30 घंटे में हिरासत में लिया गया है, जिसमें 5 इनामिया परमेंद्र, नौशाद, विजेंद्र पांडे, लाल बाबू व सूरज पांडे दबोचे गए हैं। इन पर 20-20 हज़ार व 15-15 हज़ार व 10 हज़ार का इनाम घोषित था। वहीं जनगणना मामलों में वांछित हंसराज, अंकित शर्मा व पिंटू पटेल को पुलिस ने दबोच लिया है। इसके साथ ही दर्जन वांछितों व वारंटियों पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनकी पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में तलाशी की जा रही थी, लेकिन वह लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। कुल 69 लोगों को पकड़ा गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस चीज़ का खुलासा किया गया क्या हुआ? जैसा आप लोग अवगत हैं, विगत 1 वर्ष में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोग समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। उसी क्रम में ये तीसरा अभियान है, जिसको दस्तक, ऑपरेशन दस्तक के नाम से हम लोगों ने संबोधित किया है। पिछले 2 अभियान में हमारे करीब 100 के आसपास अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। इस बार भी हमारी पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके करीब 69 अभियुक्तों को विभिन्न मुकदमों के वांछित अभियुक्त, पुरस्कार घोषित अपराधी तथा विभिन्न तरह के जो भी हमारे अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिसमें जघन्य अपराध के हत्या, रेप जैसे मुकदमों के भी वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 इनामिया अपराधी हैं। 2 20,000 के, 2 15,000 के और 1 10,000 के इनामिया गिरफ्तार किए गए हैं। ये सफल अभियान रहा है। हमारी पुलिस ने करीब 30 घंटे लगातार इसमें परिश्रम करके योजनाबद्ध तरीके से 69 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। प्रतापगढ़ जिले के हथीगवां थाना क्षेत्र के विवेक उपाध्याय पुत्र शिव मंगल उपाध्याय निवासी जलमाऊ थाना बारघाय उम्र 30, जो कि कल रात्रि को कृष्ण कुमार निवासी कूड़ा थाना हरितगवां के घर में रात्रि 11:30 बजे घुस गया था। आहट सुनकर अनहोनी की आशंका से चोर आया समझकर कृष्ण कुमार ने अपनी लाइसेंस बंदूक से फायर कर दिया, जो विवेक को जा लगी। सूचना पर जिले के आला अधिकारी मौके पर रात में ही पहुंच गए। बंदूक और कृष्ण कुमार तथा उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक विवेक मानसिक रोगी था, जिसे चोर समझकर मार दिया गया। हथीगवां थाना पुलिस ने कुड़ा गांव की घटना बताई है। रात लगभग 11:15 बजे थाना हथीगवां में कूड़ा गांव में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई है। मौके पर पुलिस के द्वारा जाकर पूछताछ और जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि कृष्ण कुमार पांडे, जिनका घर इसी गांव में है, कूड़ा गांव में है, इनके घर में लगभग 11:15 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस गया। इनको ये लगा कि ये कोई बदमाश है जो गलत नियत से घर के अंदर घुसा है, और इसीलिए इन्होंने अपनी DBBL गन से उसके ऊपर फायर कर दिया। इसमें उसको छर्रे लगे, गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। पुलिस के द्वारा बॉडी को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो मृतक है उसकी शिनाख्त बगल के ही गांव के विवेक उपाध्याय के रूप में हुई है। ये गांव पड़ता है जमला मऊ, जो थाना बागराय में पड़ता है और घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। इनके परिजनों से बातचीत में बात प्रकाश में आई है कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और कुछ नशे के भी आदी थे। कल लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही घर से निकले हैं झगड़ा करने के बाद, और संभवतः उसी के 1 घंटे के बाद ये इस जो कृष्ण कुमार पांडे हैं इनके घर में घुसे हैं और उसके बाद ये घटना घटित हुई है। कृष्ण कुमार पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो DBBL गन इस घटना में इस्तेमाल हुई है उसको बरामद कर लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके नियमानुसार FIR पंजीकृत कराई जा रही है और आगे की कार्रवाई इसी के आधार पर की जाएगी। इसी के साथ में संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक शुरू हुई। बैठक में काशी मथुरा के मंदिरों को मुक्त कराने, हरिद्वार कुंभ और बाघ मेले के आयोजन पर चर्चा होगी, जिसमें सदियों से चली आ रही माघ मेले की परंपरा पर संकट के बादल, संगम की रेती पर संतों भक्तों के समागम वाले माघ मेले पर कोविड-19 की वजह से संकट के बादल छाए गए हैं। पहले 4 सितंबर से पूर्व ही पांटून, पुले, चाटक, प्लेट, मार्गों और तंबुओं का नगर बसाने के लिए ठेके हो जाते थे। वहीं इस बार अभी तक टेंडर प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकी है। माघ मेले में तैयारियों को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से अब तक किसी तरीके का खाका सार्वजनिक नहीं किया जा सका है, जिससे मेले प्रभावित होने की शंका पैदा हो गई है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर सदियों से लगने वाले माघ मेले को लेकर इस बार अनिश्चित की स्थिति बन गई है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रयागराज मेला प्राधिकरण माघ मेले में स्वरूप को तय करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सका है। ऐसे में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले मेले को लेकर संतों और तीर्थ पुरोहितों की चिंता बढ़ती जा रही है। वैसे इस सांस्कृतिक आयोजन की तैयारी हर साल जुलाई से ही आरंभ हो जाया करती थी। रेत पर मेला बसाने के स्वरूप में साथ ही बाजार तैयार कर लिए जाते थे। इसके बाद में सिर्फ बाढ़ का पानी समेटने का इंतजार रहता था और पानी कम होने के साथ ही पांटनू पुल व मार्गों के साथ ही बिजली, पानी, संचार समेत अन्य संस्थानों पर काम शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार अभी तक टेंडर तो दूर, रूपरेखा पर मेला प्राधिकरण की बैठक तक नहीं हो सकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से तैयारी शुरू नहीं हो सकी है। शासन की ओर से मेले को लेकर गाइडलाइन अभी तक न मिलने की वजह से खाका तय नहीं हो सका है। इस संबंध में जल्द ही प्रचार किया जाएगा। रजनीश मिश्र, प्रभारी अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण माघ मेले के आयोजन पर अखाड़ा परिषद की बैठक 7 को माघ मेले की तैयारियां पिछड़ने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की चिंताएं बढ़ गई है। कोरोना काल में संगम की रेती पर माघ मेले का आयोजन कैसे हो, इस पर साधु संतों के विचार विमर्श करने के लिए परिषद की सोमवार को आपात बैठक होगी, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौजूदगी में यह बैठक बारगंगी गद्दी मठ में सुबह 11 बजे से होने वाले इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद होंगे। इस बैठक में जहां हर साल संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियों और कोरोना काल में उसके आयोजन को लेकर साधु संत मंथन करेंगे। कुंभ 2019 के दौरान शुरू की गई प्रयागराज की परिक्रमा को जारी रखने पर भी साधु संत विचार विमर्श करेंगे। तो वहीं पीलीभीत के पुरनपुर सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आने वाले माडोटांडा बीट निकट चंद कदम हरिपुर चौकी के पास ही लिंक रोड के किनारे लगे आम के हरे भरे व फलदार वृक्षों को कागजों की खानापुरी के पर बेरहमी से काटा जा रहा है, जिसमें कुछ लकड़ी सामाजिक वानिकी रेंज में पहुंचाकर खानापुरी की जाती है। वहीं कीमती लकड़ियों को बेच दिया जाता है। जहां योगी सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाकर पेड़ लगवाए जा रहे हैं, वहीं वन रक्षक उन्हें कटवाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को लगने के बाद वहां से वनकर्मी अजमेर सिंह बलकाराम व ठेकेदार सरफात लेबर को लेकर पहुंचे तो हुए फरार और आनन फानन में रेंज पहुंच उच्च अधिकारियों को गुमराह कर मामले को निपटाने की फिराक में है। जौनपुर प्रेस क्लब के संगठन में फेरबदल किया है। शंभुनाथ सिंह को महामंत्री बनाया गया है और आशीष को कोषाध्यक्ष और संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण वीरेंद्र मिश्रा विराट को संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। जौनपुर प्रेस क्लब की अति महत्वपूर्ण बैठक के संस्थान नामक गतिविधियों के खिलाफ में कार्यरत कई सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेस क्लब के निष्कासित करने पर कमेटी ने नए पदाधिकारियों का चयन बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से किया गया है। साथ ही इस बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। आज की बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कपिल देव मौर्य ने की है। बैठक में प्रेस क्लब के महामंत्री पद पर आसीन वीरेंद्र मिश्रा विराट को संगठनात्मक गतिविधियों के खिलाफ काम करने के आरोप में प्रेस क्लब के पद एवं सदस्यता दोनों से ही निष्कासित कर दिया गया है। यूपी के मऊ जिले के घोसी कोतवाली में तैनात होमगार्ड जवान रत्नेश सिंह को ग्रामीणों ने एक युवती के साथ में रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने होमगार्ड जवान को रंगे हाथ पकड़ते हुए जमकर धुनाई कर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर होमगार्ड जवान का वीडियो वायरल होते ही पूरे होमगार्ड विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में होमगार्ड के सहायक कमांडेंट ने होमगार्ड जवान को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला घोसी कोतवाली में तैनात होमगार्ड जवान रत्नेश सिंह से जुड़ा हुआ है। होमगार्ड जवान रत्नेश सिंह को स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के कासी 7 गांव में ग्रामीणों ने एक युवती के साथ में रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने होमगार्ड को पिटाई करते हुए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे होमगार्ड विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि पूरे मामले में होमगार्ड को सहायक कमांडेंट से निलंबित कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। होमगार्ड के सहायक कमांडेंट गुलाब सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी हुई होमगार्ड के जवान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले की जाँच भी की जा रही है। दिनांक 6/9 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है
जिसपे कुछ नवयुवक एक वर्दीधारी व्यक्ति को की पिटाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ऊपर आरोप यह है कि वो एक लड़की को के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इस वीडियो की जांच कराई गई क्षेत्राधिकारी घोसी द्वारा, जिसमें निकल कर ये आया है कि ये थाना घोसी पे कार्य करने वाला एक होमगार्ड है रत्नेश कुमार सिंह, जो अपने घर से आ रहा था। एक महिला को ने जो उससे पारिवारिक संबंध है, जिससे वो परिचित है, उसने उससे लिफ्ट मांगी तो उसने उसको बैठा के ले जा रहा था। महिला ने लघुशंका के लिए उधर करके गाड़ी रुकवाई थी। पूरी मामले की जांच कराई गई, कोई इस तरीके की बात प्रकाश में नहीं आई। तो वहीं संभल में शहर में आजकल सुबह होते ही पालिका की गाड़ी की धुन देख देख तू यहाँ वहाँ न देख, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, लोगों को सुनाई देती है। यह सुनकर लोग घरों से कचरा लेकर आते हैं और गाड़ियों में डाल देते हैं। इसके साथ ही शहर में स्वच्छता का माहौल बन गया है। कचरे वाली गाड़ी ने शहर में स्वच्छता का माहौल बना दिया है। सुबह दरवाजे से दरवाजे पहुंचने वाली कचरा गाड़ी शहर के 19% घरों से प्रतिदिन 1000 टन कचरा ले रही है। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और गाड़ी आने की देरी होने पर लोग बेसब्री से कचरा गाड़ी का इंतजार करते हैं। चंबल पालिका घर घर कचरा संग्रह करने के लिए 37 मिनी गाड़ियों का संचालन कर रही है। सभी गाड़ियों पर हरे और नीले रंग के डिब्बे लगे हैं। सभी 37 वार्डों में गाड़ियां लगाई गई है जो गाना बजाकर लोगों को जागरूक करती है। घर घर कूड़ा उठाने वाली संस्था लोगों से 50 रुपये महीना वसूल रही है। शहर के चौक चौराहे पर अब कूड़े के ढेर नजर नहीं आते हैं। पहले शहर में दाखिल होते ही कूड़े कचरे के ढेर नजर आते थे, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। जब बाहर के लोग शहर में दाखिल होते थे तो नाक बंद कर लेते थे और हर मोहल्ला गाड़ी में कूड़ा का ढेर लगा रहता था। अब स्थिति बदल गई है। हालांकि अभी भी 10% लोग अपनी इज्जत पर अड़े हुए हैं। यहाँ किसी के घर और दुकान के आगे कूड़ा चुपचाप तरीके से फेंक देते हैं। नगर पालिका ने व्यावसायिक संस्थानों पर जहां तहां कचरा फेंकने पर नकेल कस दी है, वहीं जुर्माने का प्रावधान भी किया है। संभल शहर को स्वच्छता की तरफ तेजी से अग्रसर कर हो रहा है। अभी किसी भी हिस्से में कचरे के ढेर नहीं दिखाई देते हैं। स्वच्छता के लिए कार्यशैली में और बदलाव लाने की योजना पालिका द्वारा बनाई जा रही है। शहर में बेहतर साफ सफाई को लेकर नगर पालिका परिषद की भविष्य में क्या योजनाएं? देखिए, हमने सफाई के बारे में 35 वाहन खरीदे। छोटे हाथी हैं, ट्रॉलियां हैं, ट्रैक्टर हैं, सिर्फ इसलिए कि शहर साफ़ और शफाफ बन जाए। और शहर में इंशाल्लाह ये जो हमने स्टार्ट किया है घर घर से कूड़ा उठवाने का काम, ये एक सराहनीय कदम है हमारा। और इंशाल्लाह जैसे शहर के लोग हमारा ताउन कर रहे हैं, इसमें शहर के लोग हमें इसमें मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर ऐसी मदद करते रहे तो शहर बिल्कुल साफ़ रहेगा इंशाल्लाह। देखा होगा आपने कि कूड़े के बड़े बड़े ढेर खड़े पड़े रहते थे चारों ओर शहर के। जैसे बकरीद आती थी, कितनी गंदगी रहती थी पूरे शहर के चारों ओर। आज अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा होगा कहीं भी गंदगी के ढेर कहीं दिखाई नहीं देते। कलेक्शन सेंटर जो है हमारा, वहीं पे सारा का सारा कूड़ा जो है कलेक्ट करके और वहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। और उम्मीद है इंशाल्लाह हम सरकार के माध्यम से, सरकार से हमने अपील की है, सरकार को हमने लिखित पत्र में भेजा है कि वो जल्द से जल्द हमें मशीनें लगाने का काम करने के लिए पैसा पेमेंट दें। जब सरकार हमें पैसा दे देगी तो इंशाल्लाह हम जैविक खाद बनाने का काम करेंगे संभल के अंदर। और देखिए, हमने जो काम किए शहर के अंदर, आपने देखा होगा पहले लाइटें, पीली लाइटें जलती थी शहर के अंदर, हमने पूरे शहर के अंदर जगमग कर दिया। दोस्तों, हम एक बात करना चाहते हैं अब शहर के वासियों से, फिर अपील करना चाहते हैं, फिर शहर के लोगों से इल्तिजा करना चाहते हैं कि शहर को साफ़ और शफाफ रखें। शहर की भलाई के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए शहर साफ़ रहेगा इंशाल्लाह तो हमारे
बीमारियां नहीं आएंगी, और जब बीमारियां नहीं आएंगी तो अच्छे स्वास्थ्य मिल होगा, अच्छे मतलब जो है लोगों को रहने सहने का एक ढंग या बनेगा लोगों का। तो मैं अपील करना चाहता हूँ शहरवासियों से फिर दोबारा से कि हमारा साथ दें इंशाल्लाह, और जो हमने कदम उठाएं इसमें हमारा इजाफा होगा इंशाल्लाह। और हरा भरा शहर चाहता हूँ मैं संभल, बेहतरीन शहर चाहता हूँ संभल, और इंशाल्लाह पर्यावरण के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि हर इंसान संभल का, हमारे हर आदमी हमारा 1-2 पेड़ जरूर लगाए शहर के अंदर। जब पेड़ लगेंगे इंशाल्लाह तो हरा भरा शहर दिखाई देगा। अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।